नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आय किस तरह से इकोनॉमी के अंदर प्रवाह करती है। इसके अंतर्गत हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो आय का फ्लो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आय का चक्रीय प्रवाह जानने से पहले हम स्टॉक एवं प्रवाह क्या होता है, बंद एवं खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, इनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले यदि बात करें तो चर चर क्या होता है। चर का मतलब होता है ऐसी कोई भी मात्रा जो परिवर्तित होती है या जिसे मापा जा सकता है, चर कहलाता है। उदाहरण के लिए आय, पूंजी, जनसंख्या आदि चर के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ये चर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्टॉक चर, दूसरा होता है प्रवाह चर। तो स्टॉक चर से तात्पर्य होता है कि एक वस्तु की संचय की गई मात्रा से या ये कहें कि एक वस्तु की उपलब्ध मात्रा से है, जबकि प्रवाह का तात्पर्य है एक वस्तु के चालू उत्पादन की मात्रा से या वह मात्रा जो बाजार में गति करती है। इसको एक साधारण शब्दों में यदि हम बात करते हैं तो एक पानी की टंकी में जो पानी की उपलब्ध मात्रा है वो स्टॉक कहलाएगी, और जो मात्रा नल से गति कर रही है वो हमारी प्रवाह कहलाएगी। अब आगे यदि हम बात करें खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था की, तो बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से होता है जिसका संबंध अन्य किसी देश से नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आयात निर्यात किसी दूसरे देश के साथ नहीं किया जाता है तो वो हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की, तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहाँ पर आयात और निर्यात दूसरों देशों के साथ किया जाता है वो हमारी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह की। तो इसको यदि हम साधारण अर्थों में समझें तो आय उत्पादन या फर्म से साधन स्वामी या परिवार के पास तथा साधन स्वामियों से उत्पादन के पास चक्कर लगाती है। इस क्रिया को आय का चक्रीय प्रवाह कहती है। यदि हम सिंपल सी बात करती हैं, एक डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ। ये हमारे दो क्षेत्र हमने ले लिए, इसको हम बोल सकते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसमें पहला क्षेत्र हमारा परिवार क्षेत्र है जिसके अंदर लोग रहते हैं। दूसरा हमारा फर्म क्षेत्र या बाजार क्षेत्र है। अब ये फर्म क्षेत्र के अंदर परिवार क्षेत्र के लोग काम करने के लिए आते हैं, अपना श्रम बेचते हैं। किसको? फर्म क्षेत्र को। फर्म उस श्रम के बदले में उनको पुरस्कार प्रदान करता है, और वो जो पुरस्कार प्राप्त होता है परिवार क्षेत्र को, वो परिवार क्षेत्र फिर से वही पुरस्कार को लेकर बाजार जाता है और उससे जो भी वस्तुएं उन्होंने फर्म क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित की हैं वो प्राप्त करता है। जैसे कि हम देखें, आपने ये दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग में परिवार क्षेत्र के जो लोग हैं कहाँ जाते हैं? फर्म क्षेत्र के पास अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। उसके बदले में फर्म क्षेत्र उनको उनके पारितोषिक या भुगतान देता है। भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, जब तक साहस को लाभ प्रदान किया जाता है। जब ये पैसा परिवार क्षेत्र के पास आता है तो परिवार द्वारा उपभोग पर व्यय कहाँ किया जाता है? फर्म क्षेत्र पर। अब फर्म क्या करता है कि फर्म इन्हें वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है उन पैसों के बदले में। तो आप देखेंगे कि जो आय परिवार क्षेत्र को श्रम बेचकर प्राप्त हुई थी वो ही आय बाजार में फिर से खर्च कर दी जाती है। अब ये हम देख रहे थे आय का जो चक्रीय प्रभाव था दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जहाँ पर हमने सिर्फ दो ही क्षेत्र लिए थे, एक परिवार क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र। आगे जब हम बात करते हैं, ये हमारा
त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जहाँ पर तीसरा क्षेत्र सरकारी क्षेत्र भी आ जाता है। अभी तक जो दो क्रियाएं चल रही थी वो उसी तरह से चलती हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र का जो काम होता है वो क्या होता है, सरकारें वस्तुओं पर कर भी लगाती है और उसके बदले में उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसके बाद जो वस्तुओं पर अब आप देख रहे हैं कि सरकार इस डायग्राम के अंतर्गत क्या कर रही है, परिवार क्षेत्र पर सरकार किस तरह का कर लगाती है, व्यक्तिगत कर लगाती है सरकार। और यदि हम फर्म की बात करें तो फर्म से किस तरह का कर प्राप्त करती है, निगम कर वसूल करती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कर और निगम कर के द्वारा सरकार को आय प्राप्त होती है, और जो आय जो प्राप्त हो रही है उसको सरकार उन्हीं दो क्षेत्रों में व्यय करती है। वो एक तो अंतरण व्यय करती है, दूसरा सेवाओं पर सरकारी व्यय करती है। इसी तरह हम बात करें, फर्म क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और वस्तुओं पर सरकारी व्यय करती है। अब इसी तरह इस ये त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्म और सरकारी क्षेत्र के बीच एक और संस्था भी काम करती है, जिसको हम बोलते हैं पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार का सिंपल सा काम क्या होता है, लोगों की बचत को जमा करना और जो बचत उन्होंने लोगों से प्राप्त की है उस पूंजी को बाजार में उधार देना। तो इस तरह से त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजी बाजार काम करता है। वह परिवार क्षेत्र से प्राप्त बचत को प्राप्त करता है और उस आय को फर्म क्षेत्र में लगाकर या उधार प्रदान करता है। उसी तरह सरकार भी अपने पैसा ज़रूरत के टाइम पर उधार लेती है और अपने पैसे को पूंजी बाजार में सेव करके रखती है। तो ये अभी हमने देखा त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब हम देखेंगे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बात किया था खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अन्य देशों के साथ किए जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा जो हम चौथी क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आ जाता है शेष। बाकी का डायग्राम वैसा ही रहेगा, लेकिन जो चौथा आपको दिख रहा है शेष विश्व, तो वो हमारा यहाँ शेष विश्व के साथ ये जो देश है वो वस्तुओं को आयात करता है और निर्यात करता है। इस तरह से इसमें जो पैसा आता भी है और जाता भी है। तो चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का आयात और निर्यात शामिल किया जाता है। तो ये थे हमारे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आय किस तरह से प्रभाव करती है। अब आय प्रवाह के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं या कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट फैक्टर हैं जो इनकम के फ्लो को डिटर्मिनेंट करते हैं या प्रभावित करती है। तो सबसे पहली बात यदि हम करें तो वो होती है कि आय के प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व। तो हम बात करते हैं यदि उपभोग में वृद्धि होती है तो ऑब्वियस है कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सर जो गुड्स का क्रिएशन बढ़ेगा, हमारे यहाँ उत्पादन में वृद्धि होगी। तो जो सर्कुलर फ्लो है वो इकोनॉमी का या आय का चक्रीय प्रवाह है बढ़ जाएगा। उसी तरह विनियोग में वृद्धि होने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो विनियोग में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है, मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन भी बढ़ता है। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। तीसरा हम तत्व देखते हैं बचत में कमी। बचत में यदि कमी होती है, बचत में कमी होने का मतलब यह है कि उपभोग में वृद्धि। आप देखेंगे कि आय को दो भागों में विभाजित किया जाता है, या तो व्यक्ति बचत करता है या फिर उपभोग करता है। अब सपोज यदि वो उपभोग कम कर रहा है तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि वह बचत अधिक कर रहा है। और यदि हम दूसरी तरफ देखें कि यदि व्यक्ति उपभोग अधिक कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बचत कम कर रहा है। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति के बचत में कमी आती है तो इसका तात्पर्य यह निकल रहा है कि उपभोग में वृद्धि हो रही है। तो ये बचत में कमी उपभोग में वृद्धि को दर्शाती है। यह भी एक आय के प्रभाव को प्रभावित करने वाला तत्व है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं सरकार की आय में वृद्धि, या सरकार जब क्या करती है अपनी आय बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि करती है या
उन अलग अलग जो तत्वों का सहारा लेके अपनी आय में वृद्धि करती है, तो ये इससे भी आय के प्रवाह में वृद्धि होती है। इसके बाद यदि हम बात करें निर्यातों में वृद्धि भी आय के प्रवाह को बढ़ाती है। तो आय के प्रवाह को ये तो थे बढ़ाने वाले तत्व। इसके बाद हम देखें आय के प्रभाव को घटाने वाले तत्व। तो आय के प्रभाव को घटाने वाले तत्व हैं बचतों में वृद्धि, उपभोग में कमी, करारोपण, सरकारी व्यय में कमी एंड आयातों में कमी। आय का जो सर्कुलर फ्लो या आय का प्रवाह होता है, यदि हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दें, मुद्रा की मात्रा या तो हम निवेश को बढ़ा दें या उपभोग को बढ़ा दें या मांग को बढ़ा दें या करारोपण को कम कर दें, तो इससे क्या होगा, या फिर हम सरकारी व्यय में वृद्धि कर दें, तो इससे हमारे जो आय का प्रवाह है बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बचतों में वृद्धि कर दें तो क्या होगा, बचत में वृद्धि करना मतलब उस फ्लो में से एक लोटा पानी या एक बैग पैसा निकाल लेना। तो अब क्या हो रहा है, वो जो फ्लो है कम हो रहा है। उसी तरह उपभोग में कमी कर देना, अब हम उपभोग में कमी कर रहे हैं, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं वस्तुओं की, तो फ्लो कैसे होगा। जब तक हम बाजार में पैसा लेके जाएंगे खरीदने के लिए, तभी तो सर्कुलेशन या बाजार में प्रभाव बढ़ेगा। अब सपोज दिवाली का टाइम चल रहा है और हम व्यक्ति यदि कि वस्तुओं की मांग नहीं करता है या पैसा लेके बाजार में नहीं जाता है, तो कहाँ से सर्कुलेशन होगा। तो ये इस तरह के तत्व हैं जो आय के प्रभाव को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर या वो हैं जो कि इनकी सीमाएं या आलोचना के अंतर्गत आते हैं या आय के चक्रवात प्रवाह के क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। तो सबसे पहला आता है अमौद्रिक सौदे। ऐसे सौदे जो कि इकोनॉमी में काउंटेबल नहीं होती है या एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सपोज हमने अपने पड़ोसी से एक कटोरी चीनी के बदले में एक कटोरी कुछ ले लिया, तो ये काउंट नहीं किए जा सकते, ये अमौद्रिक सौदे हैं। तो इनको आय के चक्रवात प्रवाह की सीमाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें स्वयं के उपभोग में रखी गई वस्तुएं, फर्मों के बीच आपसी लेन देन या घरेलू लेन देन, तो ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इनकी सीमाओं के अंतर्गत या आय के चक्रीय प्रवाह की सीमाओं में नहीं आती हैं। तो आज के हम टॉपिक में हम देखा हमने कि आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से किया, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है।